बाबा केदार की टोली रवाना, जयकारों के साथ धाम के लिए किया प्रस्थान। आज भगवान केदारनाथ का गुप्त काशी में होगा प्रथम रात्रि प्रवास। तेलंगाना पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भाजपा प्रत्याशी जी किशन रेड्डी के पक्ष में आयोजित युवा सम्मेलन को किया संबोधित। युवाओं को राष्ट्रवाद और मां भारती की सेवा का दिया मंत्र। कांग्रेस ने भी शुरू की निकाय चुनाव की तैयारियां। पार्षद पद के उम्मीदवारों से कांग्रेस ने मांगे आवेदन। महानगर कांग्रेस कमेटी मजबूत उम्मीदवारों के पैनल तैयार कर पीसीसी लेगी फैसला। देहरादून में भीषण अग्निकांड, सुंदरवन बस्ती में लगी आग। 54 झोपड़ियां जलकर हुई राख, मची अफरा तफरी। नमस्कार, मैं उदय, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार अभियान जारी है। प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करने के बाद सीएम अन्य राज्यों में बतौर बीजेपी स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी ने तेलंगाना में चुनावी हुंकार भरी। सीएम ने सिकंदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी जी किशन रेड्डी के पक्ष में युवा सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने जनता से भाजपा के लिए समर्थन मांगते हुए जी किशन रेड्डी के पक्ष में वोट करने की अपील की। यहाँ आने से पहले मैं देश के अन्य राज्यों में भी गया हूँ। चुनाव प्रचार के लिए मैं झारखंड में गया, मैं उत्तर प्रदेश में गया, मैं दिल्ली में था, मैं वेस्ट बंगाल में था। अनेक राज्यों में जाने के बाद मैं एक बात पूरे देश के अंदर सुन रहा हूँ। इस बात का कोई डिस्कशन नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। किसी से पूछेंगे तो हर कोई व्यक्ति कह रहा है कि सरकार कौन बना रहे, सरकार जैसे आप लोग कह रहे हैं वैसे पूरा देश कह रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक पूरे देश के अंदर एक ही बात है कि सरकार बहनी मोदी जी की बन रही है। अब लोग कह रहे हैं 400 से कितनी ज्यादा आने वाली है। हर एक व्यक्ति में अब चर्चा हो गई है। चुनाव अपने उफान पर आ गया है। लोकतंत्र का महापर्व पूरी ज्योति के साथ पूरा प्रकाशमान हो रहा है देश के अंदर। लोग इसको उत्सव की तरह मना रहे हैं जगह जगह। अब 13 तारीख को यहां वोटिंग होना है। अब 13 तारीख को अब ये सिकंदराबाद लोकसभा सीट में किशन रेड्डी जी का मुकाबला किससे है? किसी से मुकाबला नहीं है। मैंने यहां पूछा कि कौन जीत रहा है तो लोगों ने कहा तो किशन रेड्डी जी। श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी लोहाघाट के द्वारा जून माह में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के प्रतिभाओं को उभारने के लिए बाल रामलीला, महिला रामलीला, नृत्य और गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के निर्देश पर क्षेत्र के बाल कलाकारों के द्वारा बाल रामलीला, नृत्य, गायन प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन दिया गया और कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। ऑडिशन के लिए दूर दूर के क्षेत्र से बाल कलाकार पहुंचे थे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा नेता हरगोविंद बोहरा और राज्य आंदोलनकारी राजू गढ़कोटी के द्वारा किया गया। उनके द्वारा क्षेत्र की प्रतिभाओं को उभारने के लिए रामलीला कमेटी के प्रयासों की सराहना की गई। 2023 में बाल रामलीला का शुभारंभ यहाँ पर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को मंच मिले, बच्चों की कला को हम निखार सकें और उसके साथ ही साथ रुमझुमा के बच्चों को, जो छोटे हमारे नन्हे बच्चे हैं, उन्हें मंच, उनकी कला को निखारने के लिए हमने यहाँ पे गायन पे वादन और नृत्य प्रतियोगिता, रामलीला मंचन, बाल रामलीला का आयोजन यहाँ पर होगा। और इस बार हमारी कोशिश है कि 1 दिवसीय हम महिला रामलीला का भी यहाँ पर आयोजन करेंगे। अभिभावकों का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनके बच्चों ने हमारे अपने घर का नाम रोशन करते हुए विद्यालय के साथ साथ लोहाघाट क्षेत्र का नाम रोशन किया है, रामलीला कमेटी का नाम भी रोशन किया है। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आने वाले में ही हमारे नन्हे बच्चे आने वाले समय भी लोहाघाट का नाम रोशन करके अपने घर का नाम रोशन।
मंगलौर में प्रेमिका को लेकर फरार हुए प्रेमी के पिता की प्रेमिका के परिजनों ने हत्या कर दी। बताया जाता है कि प्रेमी युगल ने घर से भागकर शादी कर ली। दोनों को तलाशने निकले युवती के परिजनों ने युवक के पिता को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये मंगलौर थाना क्षेत्र में सकोती मार्ग में एक व्यक्ति जिसका नाम पूर्ण प्रकाश है, उसकी डेड बॉडी मिली थी। पुलिस मौके पर जाके जब सारी जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी अभी हमारे द्वारा ली गई थी, तो ये बात प्रकाश में आई कि जो पूर्ण प्रकाश है ये अपने इसका जो बेटा है उसकी आज एक मैरिज हुई थी, उसको लेके दूसरा पक्ष जो है लगातार इसको दबाव बना रहा था वापसी के लिए। इसलिए जब इनको वहाँ से आज इनको साथ लेके वो लोग निकले हैं और इसके साथ मारपीट करके इसको डाल के गए। इसमें जो कुछ संदिग्ध लोग हमारे प्रकाश में आए हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और इनके परिजनों से FIR हम लोगों के द्वारा ली गई है और उसमें अभियोग पंजीकृत करके जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल मामले में फंसे सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मामले में महिला कांग्रेस में व्यापक आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में देहरादून में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय से लेकर घंटाघर तक मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रकट किया। इस मौके पर ज्योति रौतेला ने कहा कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली भाजपा सरकार अपने आरोपी सांसद को बचाने का काम कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा की कथनी और करने में कितना फर्क है। उन्होंने जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। देखिए, इस देश में जब से भाजपा की सरकार आई लगातार जो महिलाओं के ऊपर अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं और इस समय कर्नाटका के एक सांसद, JDS के सांसद, भाजपा के सहयोगी दल के सांसद ने के 2900 से ज्यादा वीडियो आए जिसमें उन्होंने 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, दुराचार करा है। उसके खिलाफ ये मशाल जुलूस और हमारी मांग है कि प्रज्वल रेवन्ना को भारत लाया जाए और उसको सरेआम सड़कों पे खड़े होकर फांसी की सजा दी। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू श्रद्धालुओं की टोली 3 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर है। हरिद्वार के मठ मंदिरों के दर्शन करने के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं ने अपने परिजन की अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया और वहीं उनके तीर्थ पुरोहितों ने हर की पैड़ी पर पूरे विधि विधान से अस्थियों का विसर्जन करवाया। बता दें कि जिन दिवंगत लोगों की अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया गया है उनकी मृत्यु कई साल पहले हो गई थी, लेकिन वीजा न मिलने के चलते परिजन उनकी अस्थियों को संभाल कर रखे हुए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान पाकिस्तानी श्रद्धालु ने बताया कि मोक्ष के लिए अस्थियों को मां गंगा में ही विसर्जित किया जाता है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को अस्थि विसर्जन के लिए विशेष वीजा की सुविधा दी जाए। धर्म का जितने भी ग्रंथ हैं सब हम सिंध में हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो सभी शास्त्र हम पढ़े हुए हैं। हमें पता है वहाँ ज्ञान गोष्ठी होती है, सत्संग होती है, गीता के बहुत बड़े सम्मेलन होते हैं जिसमें 10-10, 20-20 हज़ार लोग शिरकत करते हैं। तो हमें पता है कि माँ गंगा के सिवा मोक्ष नहीं है। हमने हमारे पूर्वजों को कहीं भी हो, किसी भी जुनी में हो, अगर उनकी हस्तियाँ गंगा में परवार होंगी तो उनको मुक्ति मिलेगी, उनकी सदगति होगी। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म की मान्यता है। उसको पूर्ण करने के लिए हम यहाँ पर अपने पूजनों की अस्थियाँ लगभग 20-22 प्राणियों की अस्थियाँ आज श्री गंगा जी में प्रवाहित की गई। ये लोग शदानी दरबार के जत्थे में आए हैं। कुछ लोग परिचित हैं, बाकी परिचित भी नहीं रहते, पर ये हमारा एक धार्मिक सेवा है, पवित्र भावना है कि लोगों का अंत भला हो, है ना, उनकी सदगति होनी चाहिए। सिंध प्रांत में ब्राह्मण तो बहुत है ना, पवित्र सिंधु भी है, परंतु अस्थि प्रवाह तो पूरे सिंधी हिंदू समाज की गंगा जी में ही होती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने के बाद सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। आगामी 10 मई से उत्तराखंड में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है, जिसे लेकर कई विभाग तैयारी में जुटे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा पर फोकस कर रही है। उत्तराखंड के चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत
चारधाम की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। यात्रियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने चारधाम यात्रा के संबंध में बताया कि सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण, स्थायी व अस्थायी चिकित्सा इकाइयों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कतें न हो, इसके लिए यात्रा रूटों पर 100 से अधिक एम्बुलेंस तैनात रहेगी और एम्बुलेंस की सुविधा 15 मिनट के भीतर यात्रियों को उपलब्ध होगी। इसके अलावा विभागीय उच्चाधिकारियों को विशेषज्ञ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट सहित अन्य मेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएगी। लगभग 26 MRP हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज़्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा। और इस बार हम यात्री अगर कोई भी बीमार होता है तो हमारी एम्बुलेंस 15 मिनट पर वहाँ पे पहुँच जाएगी, इसलिए रिस्पॉन्स टाइम इस बार 15 मिनट का रखा है। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार 184 डॉक्टर्स की भी तैनाती की गई है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दी है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 2023 की तुलना में देखें तो इस बार लगभग 40 डॉक्टर अतिरिक्त तैनात किए गए। पिछले वर्ष 140 डॉक्टर्स तैनात थे, लेकिन इस बार करीब 184 डॉक्टर तैनात होंगे, जिनमें 44 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 11 भाषाओं में SOP जारी की गई है, जो अन्य राज्यों के स्वास्थ्य सचिव को भी भेजी गई है। वहीं चारधाम यात्रा के रूट पर हेल्थ ATM सुचारू कर दिए गए हैं। इस बार 50 जगहों पर स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें 50 से ऊपर आयु के जो लोग हैं उनकी अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो अस्पताल बने हैं उनमें जरूरी उपकरणों को भी रखवा दिया गया है। डॉक्टर्स का सवाल है, हमने इस बार 184 डॉक्टर्स की तैनाती की है और ये पिछली बार के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 40 डॉक्टर्स और हमने इस बार तैनात किए। पिछली बार 140 किए थे, इस बार 184 किए हैं। उसमें से 44 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा हमने SOPs 11 लैंग्वेजेस में हमने जारी किए हैं और जितने भी चारधाम यात्रा के रूट में जो हेल्थ ATMs हैं उसको भी हमने सुचारू कर दिया है। चारधाम यात्रा के पंजीकरण का रिकॉर्ड लगातार टूटता जा रहा है। हर साल यात्रा में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चारधाम यात्रा में आपदा का भी काफी खतरा बना रहता है। केदारनाथ की आपदा इसकी एक बानगी है। चारधाम यात्रा में युवाओं से लेकर बुजुर्ग भी देव दर्शन करने के लिए आते हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार हर साल यात्रा के व्यापक प्रबंध करती है। चारधाम यात्रा में यात्रियों को किसी तरह की कोई कमी और परेशानी नहीं आए, इसका विशेष ध्यान रखने की कोशिश सरकार करती है। इस बार भी चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। देहरादून से IND24 संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय रानीखेत में केंद्रीय सरकार के बहुआयामी कार्यक्रम मेरी लाइफ का शुभारंभ हुआ। सीमांत मुख्यालय रानीखेत के महानिरीक्षक अमित कुमार के निर्देशन पर 1 माह तक चलने वाले कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान, स्वस्थ जीवन शैली, जल स्रोतों के पुनर्जीवनीकरण और वृक्षारोपण अभियान, ऊर्जा संरक्षण, अक्षय ऊर्जा, सतत खाद्य प्रणाली, कचरा प्रबंधन आदि उद्देश्यों पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कार्यक्रम में जन सहभागिता की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखकर सशस्त्र सीमा बल के जवानों और अधिकारियों द्वारा जनसंपर्क और जन जागरण अभियान के अंतर्गत स्थानीय बाजार में रैली निकाली और बैनर पोस्टर का प्रदर्शन किया गया। सेलाकुई के भाऊवाला क्षेत्र के अंतर्गत सुंदरवन के पास झोपड़ियों में अचानक से आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष सेलाकुई सेंकी कुमार पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। साथ ही प्रेमनगर पुलिस क्षेत्राधिकारी रीना राठौर भी मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस टीम ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए झोपड़ियों के अंदर से लोगों को सकुशल बाहर निकाला। घटनास्थल पर दमकल के वाहनों ने आग पर काबू पाया। आग से लगभग 30 से 35 झोपड़ियां जल गईं और अंदर रखा सामान भी जलकर खाक हो गया।
रुड़की की सोलानी नदी के पुल के नीचे से किसी अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही मृतक की पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि पुलिस को सोलानी नदी के पुल के नीचे अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और जिसे देखकर लगता है कि व्यक्तियों को चाकुओं से गोद कर मारा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सूत्रों से पता चला है कि मृतक को दुर्गा चौक के आसपास देखा गया था। फिलहाल मृतक के परिजनों की तलाश की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। की हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर आया तो स्थिति ऐसी है कि उस युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है और उसकी पहचान कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्गा चौक के आसपास के इलाके में उक्त युवक को कभी देखा गया है, ऐसी अपुष्ट जानकारी मिली है, जिसकी पुष्टि कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। बाबा केदार के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली ओमकारेश्वर उखीमठ से गुप्त काशी के लिए रवाना हुई। पंचमुखी डोली का रात्रि विश्राम गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर में होगा और 7 तारीख को फाटा, जबकि 8 को गौरीकुंड गौरी माई मंदिर और 9 मई को केदारपुरी में विश्राम होगा। इस दौरान पंच केदार गद्य स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ को दानी दाताओं के सहयोग से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भव्य रूप से फूलों से सजाया। तो आपको बता दें कि बाबा केदार के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली ओमकारेश्वर उखीमठ से गुप्त काशी के लिए रवाना हुई। पंचमुखी डोली का रात्रि विश्राम गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर में होगा और 7 मई को फाटा, जबकि 8 मई को गौरीकुंड गौरी माई मंदिर और 9 मई को केदारपुरी में विश्राम होगा। इस दौरान पंच केदार गद्य स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ को दानी दाताओं के सहयोग से श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति ने भव्य रूप से फूलों से सजाया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारी तेजी से चल रही है। बता दें कि चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार की तैयारियां लगातार जारी हैं। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मास्टर प्लान को लेकर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि वर्ष 2013 में आई आपदा में केदारपुरी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, जिसके बाद केदारपुरी नए स्वरूप में निखर रही है। साथ ही बद्रीनाथ धाम को भी आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। आप जानते हैं कि बद्रीनाथ में और केदारनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मास्टर प्लान को लेकर के विस्तृत वहां पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। वर्ष 2013 की आपदा में जैसा कि केदारपुरी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी, ध्वस्त हो चुकी थी, उसके बाद केदारपुरी नए स्वरूप में निखर रही है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है के अनुरूप उसको एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर काम चल रहा है। तो बहुत तत्परता के साथ में उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए पुनर्निर्माण कार्य कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम जब ये कार्य संपन्न हो जाएंगे तो दोनों धाम दिव्य और भव्य स्वरूप में देश दुनिया के समक्ष में होंगे। उत्तराखंड सरकार की नई पहल इस साल चारधाम यात्रा में आने वाले हर व्यावसायिक वाहन पर परिवहन विभाग की नजर रहेगी। साथ ही सभी व्यावसायिक वाहनों को ऑनलाइन एंट्री दी जाएगी और ये एंट्री यात्रा मार्ग पर की जाएगी, जिसके लिए परिवहन विभाग यात्रा मार्ग पर स्थित 5 चेक पोस्ट को हाईटेक बनाने जा रहा है। ये चेक पोस्ट भद्रकाली, तपोवन, कुल्हार और सोनप्रयाग में बनाई गई हैं और 5वीं अस्थायी चेक पोस्ट विकासनगर के बाढ़वाला में स्थापित की गई है, जिसकी जानकारी देते हुए आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने बताया कि इन चेक पोस्ट पर कंप्यूटर और कैमरे लगाने के साथ ही इंटरनेट कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही चेक पोस्ट से गुजरने वाले वाहनों की परिवहन कर्मचारी एंट्री भी करेंगे ताकि वाहनों की संख्या की जानकारी मिल सके। परिवहन
विभाग के माध्यम से जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है वो दो तरीके से करी जा रही है। एक है स्टैटिक इन्फोर्समेंट, जो कि चेक पोस्टों के माध्यम से किया जा रहा है, जो हमारी 5 चेक पोस्टें हैं, और एक है हमारे डायनेमिक टीम, जिसके अंतर्गत 20 दल लगे हुए हैं जो विभिन्न मार्गों पर चेकिंग करते हैं, जैसे कि विकास नगर से लेकर डामटा और गंगोत्री तक का मार्ग, उसके लिए एक सचल दल है। साथ में हमारा घनसाली से लेके मियाली होते हुए तिलवाड़ा के और गुप्तकाशी के लिए हमारे पास सचल दल है। मेन हाईवे ऋषिकेश से लेकर कीर्ति नगर के, उसके लिए भी हमारे पास सचल दल लगाए गए हैं। साथ में हमारा चमोली में 2 इंटरसेप्टर वाहन लगाए गए हैं, जिससे कि न सिर्फ कुमाऊं की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को भी हम चेकिंग करेंगे, साथ में जो पीपरकोटी से ऊपर तक जो हमारा क्षेत्र है वहां के लिए विशेष दल लगाया गया है। और टोटल हमारे पास 20 दल है, 12 रेगुलर और 4 सचल दल और 4 हमारे इंटरसेप्टर। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के स्टाफ आजकल एक महिला मरीज के आतंक से काफी परेशान है। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में लगभग 5 दिन पहले 108 के जरिए 12 कोट ब्लॉक की मंजू नाम की महिला को पहुंचाया गया था। अब ये महिला उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों, मरीजों और स्टाफ के लिए सिरदर्द बन गई है। अस्पताल के चिकित्सकों और गार्ड ने बताया कि महिला के द्वारा अस्पताल में आतंक मचाया हुआ है। ये महिला चिकित्सकों, मरीजों और अस्पताल स्टाफ के साथ गाली गलौज, मारपीट कर रही है। उनको, लेकिन वो अभी भी जा नहीं रहे हैं। उनके हस्बैंड जो है वो छोड़ के चले गए उन्हें। यहाँ सारे मरीजों को गाली देती हैं, हर जगह थूकते रहते हैं। 2 बार गार्ड साहब ने निकालने की कोशिश की तो गार्ड साहब ने मारपीट हैक की उन्होंने। जब भी कहीं भी जाओ वो गाली दे रही लोगों को, किसी के भी घर में घुस जा रही हैं। पेशेंट को इलाज करने जाओ तो वहाँ इलाज करने से भी रोक देती हैं वो सबको। इतना समझाया दीदी करके, हाथ पाँव जोड़े उसके, लेकिन नहीं मान पाई। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा हाथ उठा के ऐसे, मैंने कहा ये भी लेडीज है, कुछ कहीं मेरे ऊपर कोई लांछन ना आ जाए, इसलिए मैंने उसके हाथ जोड़ के दीदी दीदी करते भी नहीं माने, तो मैंने उसको आराम से वहाँ लिटवा दिया, हाथ भी जोड़े उसके। लेकिन उसको पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, मेरी पूरी वर्दी सहित, जैकेट सहित पूरी फाड़ दी। तो बता दें कि महिला मरीज के आतंक से अस्पताल प्रशासन परेशान है। जो महिला मरीज है वो लगातार स्टाफ को गाली देती है, यहाँ तक कि गार्ड के रोकने पर वर्दी तक महिला जो है वो फाड़ती हुई नजर आती है। कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। इसी कड़ी में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी कार्यकर्ताओं से आवेदन पत्र लेने शुरू कर दिए गए हैं। कांग्रेस भवन में चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता जुट रहे हैं और अपने आवेदन महानगर अध्यक्ष को सौंप रहे हैं। इस बाबत पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि सभी इच्छुक उम्मीदवार अपने बायोडेटा के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद महानगर कांग्रेस कमेटी 3 नामों का पैनल बनाने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा को भेजेगी। जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उन नामों पर आम सहमति बनने के बाद पार्षद पद के दावेदारों को टिकट दिए जाएंगे। चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने पूरे देहरादून नगर निगम क्षेत्र से जो संभावित कैंडिडेट हैं, जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बायोडाटा मांगा है। महानगर कांग्रेस कमेटी बायोडाटा लोगों से ले रही है और 3 नामों का पैनल बनाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी। जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उनके नाम पर आम सहमति के आधार पर टिकट का बंटवारा किया जाएगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को ये पैनल बन के जाएगा और जो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी है, जो जनता से उन्होंने वादे किए थे वो धरातल पर नहीं उतर पाए। ये सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का एक अपार समर्थन हमको मिल रहा है। निश्चित तौर पर इस बार विकास का साथ जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से कांग्रेस पूरे राज्यवासियों को और देहरादून वासियों को मुक्त कराएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के तक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।